हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिविडेंड। ये हमारे यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हम काफ़ी बार सुन चुके हैं शेयर कैपिटल में कि शेयर के बदले में कंपनी अपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। ठीक है, तो डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें बेसिक सा ओवरव्यू ले लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो डिविडेंड का मतलब होता है हिंदी में लाभांश। देखो, लाभांश मतलब लाभ का थोड़ा सा अंश। ठीक है, उतना ही पोर्शन, ठीक है, प्रॉफिट का उतना ही पोर्शन एज अ डिविडेंड दिया जाता है किसी शेयर होल्डर को जितने उनके शेयर्स होते हैं। ठीक है, जितने उनके शेयर्स होंगे बदले में उतना ही उनको डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड जो कंपनीज अपने प्रॉफिट पे अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। ठीक है, देखिए आगे हम देखते हैं क्या है। और ठीक है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है डिविडेंड एज इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड किसको कहते हैं? इसमें सिर्फ इतना बताया गया है, डिविडेंड उसको कहते हैं जो जिसमें इंक्लूडिंग मतलब जिसमें आता है क्या, इंटरिम डिविडेंड, आंतरिक लाभांश भी आता है। ठीक है, उसे हम लाभांश कहते हैं। अब देखिए, आंतरिक लाभांश और लाभांश ये क्या है? ये तो इनसफिशियंट है ना, कंप्लीट तो है ही नहीं है ना डेफिनेशन। तो उसके लिए क्या है, हमको इसके आगे के पोर्शंस को देखना होगा जो हमें बताएंगे कि क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स देखेंगे हम, तो ये फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, दो तरह के डिविडेंड होते हैं। एक तो जो कंपनी हर हाल में देती ही देती है, ठीक है, उसको देना ही है अपने एट द एंड ऑफ ईयर्स में। ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड वो होता है जब कंपनी को क्वार्टरली या हाफ ईयरली उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, मतलब जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो अनाउंस कर देती है कि भाई हम अब इंटरिम डिविडेंड देंगे, आंतरिक लाभांश देंगे। ठीक है, फाइनल डिविडेंड तो मिलना है, लेकिन हम अंदर से भी मतलब आंतरिक लाभांश भी देंगे। ठीक है, वो जब कंपनी डिसाइड करती है तभी देती है, नहीं डिसाइड करती तो नहीं देती। देखो लिखा, एवरी काइंड ऑफ कंपनीज आर एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। करिए कि हर कंपनी, हर तरह की कंपनी, कोई भी कंपनी हो, लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, ठीक है, कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर होल्डिंग सब्सिडरी, एनी काइंड ऑफ कंपनीज आर एलिजिबल, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ठीक है, लाभांश देने के लिए वो लाइबल मतलब एलिजिबल हैं, योग्य हैं और उनको देना भी है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ करके। क्योंकि हमने जब टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में। सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती हैं? सेक्शन 8 कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं। इनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। और डिविडेंड देना कहाँ से है? डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से ही देना है, कंपनीज को अपने प्रॉफिट से ही डिविडेंड देना है। और जब कोई कंपनी जब प्रॉफिट कमाने के पर्पज से आई ही नहीं है सेक्टर में, इंडस्ट्री में, तो वो कहाँ से डिविडेंड देगी? समझ रहे बात? इसीलिए एक्सक्लूड किया गया है, इसको हटाया गया है, निकाल दिया गया है। फिर आगे देखिए, सेक्शन 123 का क्लॉज जो है, सब सेक्शन जो है वो 6 है। वो कहता है कंपनीज हु मेड डिफॉल्ट इन सेक्शन 73, 74, ठीक है, 73 या फिर 74 रिलेटिंग टू द एक्सेप्टेंस और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स वुड बी बेयर टू डिक्लेयर डिविडेंड। देखो, जो सेक्शन 73 और 74 हैं, ठीक है, उनमें जो बातें कही गई हैं, यानी कि डिपॉजिट्स को पब्लिक से एक्सेप्ट करना, ठीक है, और उनको रिपे करना, ठीक है, और रीपे करना, ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, ऐसा करती नहीं है, तो उनको भी हटा दिया गया है। भाई वो भी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करें, ऐसी कोई अब जो भाई पब्लिक से पैसा नहीं ले रहा है वो पब्लिक को डिविडेंड कहाँ से देगा? या फिर जो पब्लिक से, जो किसी से ऐसा पैसा ले रहा है एज अ लोन, ठीक है, और वो दोबारा रीपे करना नहीं है उसको, ठीक है, या फिर कुछ बेच करके या ऐसे कुछ ले रहा है, ठीक है, उसको वापस नहीं करना, रीपे नहीं करना है, तो क्या होगा? तो वो डिविडेंड उसको क्यों देगी? ठीक है, इसलिए उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। देखो, अब इसमें सीधी सीधी बात आपको समझना है कि सोर्स क्या होता है, डिविडेंड को डिक्लेयर करने का सोर्स क्या होता है। मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जरिया हैं जहां से कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? ठीक है, तो पहली बात कह रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर की जो प्रॉफिट होगी,
ठीक है। उसमें भी क्या है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ह्रास लगना। मान लीजिए कंपनी 1 लाख की कोई एसेट खरीद के लाई है, कोई मशीन खरीद के लाई है, ठीक है, मशीन कोई खरीद के लाई है, इस पे एट द रेट ऑफ 15% डिप्रिसिएशन लगना है, ठीक है, पर ईयर, ठीक है। इसको पर ईयर की जगह पर एनम लिख देते हैं, पर एनम, ठीक है। ये पर एनम 15% उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो अब जब 1 लाख पे हम 15% जो है डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 15,000, ठीक है, 15,000 बचेगा हमारा। तो अभी 15,000 लेस करने के बाद इसमें से 85,000 रुपये जो आएंगे, ठीक है। देखो ये है इसमें हर साल तुमको देना ही है डिप्रिसिएशन देने के बाद, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट जो आएंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन हटाओ, जितनी एसेट्स है उनके जो डिप्रिसिएशन है, ह्रास है, उसको निकालो, उसको मतलब उसको निकाल दो। उसके बाद जो है आप डिसाइड करो कि कितना आपको डिविडेंड देना है। दूसरा कह रहा है कि आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। देखो ये करंट ईयर की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं जैन टू दिसंबर, ये क्या होता है, ये होता है कैलेंडर ईयर, ठीक है, कैलेंडर ईयर, ठीक है। और इसे फाइनेंशियल ईयर कौन से होते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जिसमें हमें टैक्स वगैरह पे करने होते हैं। तो इसी हिसाब से कंपनीज भी काम करती हैं, ठीक है। इसी हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाती हैं, इसी हिसाब से वो अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाती हैं, तो उसी से डिक्लेयर करती हैं कि अब। और देखिए इसमें भी लिखा आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, इसमें भी मान लीजिए कि ये देखो ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको चूज करेंगे आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कोई भी फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे 3 साल का लगभग, ठीक है, और उसमें से प्रोवाइड कर देंगे डिप्रिसिएशन निकालने के बाद जो भी उनका बचता है उससे वो क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, डिविडेंड देंगे। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सीजी और एसजी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा मिल रहा है किसी कंपनी को कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए, लाभांश देने के लिए, ठीक है, तो कंपनीज को उस पैसे से डिविडेंड देना ही होगा, ठीक है। कंपनीज को उस पैसे से डिविडेंड देना ही होगा और कंपनीज के पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। अब देखिए प्रोविजोस का क्या है, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए उससे कुछ प्रोवाइजो है, ठीक है। प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है, कहा गया कि बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको ज़रूर नोट करना है, उनको ज़रूर ध्यान देना है। उनको ध्यान दिए बिना आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या है आगे, अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड एनी चेंज इन करंट अमाउंट ऑफ एन एसेट्स और ऑफ अ लायबिलिटी on measurement of the assets or the liability at the fair value shall not be considered for the dividend। कहा गया है कि मान लीजिए कोई अनरियलाइज्ड गेन हो रहा है, नोशनल गेन हो रहा है, गेन मतलब प्राप्त होना, ठीक है, या फिर रिवैल्यूएशन हो रहा है प्रॉपर्टी का, एसेट्स के, ठीक है, या लायबिलिटीज के, तो उनसे अगर कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है, या बढ़ रहा है। मान लीजिए प्रॉपर्टी मेरी 1 लाख की थी, ठीक है, उसको रिवैल्यूएट करने पे, डिप्रिसिएशन लगाने पे वो कम होगी ना, लेकिन बाद में अगर उसको मार्केट में बेचा गया तो हमें 1,20,000 मिल गया, तो वो 20,000 जो एक्स्ट्रा आया है वो रिवैल्यूएशन में आएगा। रिवैल्यूएशन में दोबारा उसकी वैल्यू लगाई गई, उससे पैसा जो आया 20,000 एक्स्ट्रा, तो 20,000 दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट का मतलब होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला प्रॉफिट वो होता है जो बिजनेस करने पर हमको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। समझ आ रही बात? उस प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो वही कहा गया है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं, अनरियलाइज गेन हो रहा है, नोशनल गेन हो रहा है, या फिर प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, उससे अगर कुछ अर्निंग हो रही है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। किस लिए? डिविडेंड के लिए उस अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा।
ठीक है, आगे देखो, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कंपनी रिक्वायर्स टू ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज इट मे कंसीडर टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं कि जितना अमाउंट कंपनी डिक्लेयर करना चाहती है डिविडेंड में, मान लीजिए कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ में कंपनी 10 लाख का डिविडेंड बांटना चाहती है, तो 10 लाख रुपए जो उसने सोचा है कि हम 10 लाख रुपए डिविडेंड में देंगे, तो 10 लाख रुपए क्या करना है, कंपनी को अपने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करने होंगे। फ्री रिजर्व जो है जहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, वहाँ उसको ट्रांसफ़र करने होंगे। ठीक है, फिर कह रहा नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स। देखो, रिजर्व्स अदर देन जनरल रिजर्व्स। ठीक है, कंपनी जो है वो अपना डिविडेंड, ठीक है, कोई भी कंपनी डिविडेंड जिसको डिक्लेयर करना है वो अपने रिजर्व में से नहीं कर सकती है सिवाय जनरल रिजर्व के। देखो, जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री रिजर्व भी कहा जाता है, फ्री रिजर्व भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो रिजर्व होता है, फ्री रिजर्व से ही हम अपना इशू कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन रिजर्व का मतलब सिर्फ ये हुआ, रिजर्व पता नहीं किस पर्पज़ के लिए बनाया गया हो, क्या मकसद है उस रिजर्व का। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उस रिजर्व से नहीं दे सकता है जब, बल्कि सिवाय जनरल रिजर्व के। ठीक है, फिर आगे कह रहा है नो कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डिप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर और ईयर्स आर सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर। देखो, सीधी बात कर रहा है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने लास्ट ईयर में, ठीक है, लास्ट ईयर में क्या नहीं किया हो, डिविडेंड नहीं दिया हो। ठीक है, कोई भी कंपनी डिविडेंड नहीं दिया हो, उसका रीज़न क्या है, कंपनी में कोई लॉस है, कोई नुकसान हुआ है कंपनी को, या कुछ डिप्रिसिएशन रह गया हो। ठीक है, जो अपने एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगता है वो डिप्रिसिएशन नहीं लगाया हो कंपनी ने। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई देखो, प्रीवियस ईयर में आपने ये नहीं किया तो आप करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लॉसेस को सेट ऑफ करने हैं अपने प्रॉफिट से, और दूसरा आपको डिप्रिसिएशन देना है अपने प्रॉफिट से। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तब आप जा करके क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। क्लियर? देखो लिखा है ना, सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करना है उसको। दूसरा क्या कर रहा है, इन द, उसके बाद आता है इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए कंपनी के अंदर प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट की कमी है, तो क्या कंडीशंस होंगी, तब क्या होगा, वो कैसे डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। ये सारे के सारे प्रोविजन सिर्फ डिविडेंड से रिलेटेड है। तो आप सोच सकते हैं डिविडेंड कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं है इन एनी ईयर, किसी भी समय में, ठीक है, अ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है, कंपनी फ्री रिजर्व से अपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है। क्या कंडीशंस है उसके लिए, टू फुलफिल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल अगर कर रही है कंपनी तो अपने फ्री रिजर्व से वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी में, तो जो रिजर्व बना रखे हैं कंपनी ने, उस रिजर्व से वो प्रॉफिट डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अंडरस्टूड? देखिए, द रेट, पहला पॉइंट जो है इसका, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। The rate of declared dividend shall not exceed the average rate at which dividend was declared in the last 3 years। कह रहा कि देखो, जो अपने फ्री रिजर्व से यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है कि भाई देखो, आपका जो रेट है जो आप फिक्स कर रहे हो, 5% डिविडेंड दोगे, 2% डिविडेंड दोगे, 3% दोगे या 1% डिविडेंड दोगे, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। किससे? वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? जितना आपने लास्ट 3 सालों में डिक्लेयर किया हो डिविडेंड। ठीक है, लास्ट 3 सालों में देखा जाएगा, पीछे के 3 सालों में देखा जाएगा आप किस रेट से डिविडेंड दे रहे थे। ठीक है, उस रेट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उस रेट से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसके आगे भी एक कंडीशन है, दिस रूल इज नॉट अप्लाई इफ कंपनी डिड नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन द लास्ट 3 ईयर। मान लीजिए कंपनी नई नहीं बनी है, पहला ही साल है उसका, ठीक है, और या मान लीजिए दूसरा ही साल है, 3 साल पूरा ही नहीं हुआ, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने अभी तक, देखिए, पहले साल में उसको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ,
ठीक है, वो बैलेंस चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल, ठीक है, बराबर थे, ना लॉस में थी ना प्रॉफिट में थी, इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। और दूसरे ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है कंपनी, तो उसको क्या करना है, उसको लास्ट 3 ईयर के जो ये रूल्स दिए गए हैं कि भाई उसका परसेंटेज लास्ट 3 ईयर में जितना था उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी ने लास्ट 3 ईयर दिया ही नहीं है, ठीक है, वो भी पहली बार दे रही है, तो उसके लिए ये कंडीशंस नहीं लागू होंगी, उसके ऊपर ये रूल नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है द टोटल अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कह रहा है कि जितना आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उस प्रॉफिट से जितना पैसा आप निकाल रहे हो, उस प्रॉफिट से जितना पैसा आप निकाल रहे हो शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। कह रहे हैं कि वो जितना, देखो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट में से, ठीक है, अब जितना अमाउंट निकाल रहे हो किसके लिए, डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/10 1/10 भाग, ठीक है, 10वां भाग भी नहीं हो, 10वें भाग को भी एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसके, जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जो आपने शेयर से पैसा लोगों से लिया है, और जो फ्री रिजर्व्स बनाए हैं, उन दोनों का टोटल कर लेंगे। मान लीजिए पेड अप कैपिटल से हमको 1 करोड़ आया, ठीक है, हमको मान लो 1 करोड़ आया, ठीक है, ये देखो 1 करोड़ आ गया। अब 1 करोड़ हमको शेयर कैपिटल से आ गया, ठीक है, और प्लस हमारे जो रिजर्व्स हैं वो 50 लाख के हैं, ठीक है, 50 लाख के हमने रिजर्व बना रखे हैं। तो अब ये दोनों जो हैं देखो 1.5 करोड़ हो गए, ये 1.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ हो गए, इसमें से 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/10 तक तो चलेगा, उसके अंदर ही रहे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 1/10 तक चलेगा। ये बॉर्डर है, ये लाइन है, ठीक है, ये बॉर्डर है, यहाँ तक तो आप देखो ये बॉर्डर है, ठीक है, जो 1/10 के अंदर का सीमा बताती है। लेकिन जैसे ही आप इसको क्रॉस किए तो यहाँ से रेड अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, और ये बताता है कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है, इस बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकते। ये बॉर्डर क्या है, ये 1/10 बताता है, 1/10 पोर्शन बताता है, 1/10 भाग बताता है कि इस पोर्शन के आगे आप नहीं निकाल सकते पैसा, ठीक है। आपको कितना पैसा निकालने का इजाज़त है, सिर्फ 1/10 भाग, ठीक है। चलिए मान लीजिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 1/10 भाग क्या होगा, 10 ही लाख तो होगा। चलिए ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। आगे के पॉइंट्स अभी और हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट में अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है द अमाउंट शो बी ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस incurred in financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of equity shareholders, equity shares declared। कह रहा है कि अगर जो अमाउंट आपने निकाला है कहाँ से, प्रॉफिट से, प्रॉफिट में से जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट जो था कंपनी का, उसमें से आपने जो पैसा निकाला है, सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि उसको यूटिलाइज़ कीजिए। शैल मतलब मस्ट है, सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि पहले आप यूटिलाइज़ कीजिए उस पैसे को सेट ऑफ करने में। क्या सेट ऑफ करने में, जो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में लॉस उठाए हैं उन लॉस की भरपाई कीजिए पहले उससे, ठीक है। उसके बाद आप कोई डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है। सिर्फ इक्विटी शेयर के बदले में ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे उसके बाद, ठीक है। करा द बैलेंस ऑफ द रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉन शेल नॉट बी फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एज अपेयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि आपने जो पैसा निकाला है, ठीक है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से या फ्री रिजर्व से, ठीक है, उसका जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहे हैं ना कि जो अमाउंट जो आपने निकाला है आफ्टर सच विड्रॉन, ठीक है, निकालने के बाद, अब ऐसा नहीं है कि आप फ्री रिजर्व जो है, जो रिजर्व्स हैं आपके, ठीक है, जहाँ से आपको डिविडेंड डिक्लेयर करके देना है, डिक्लेयर करना है या पैसे वहाँ से निकालने हैं, तो आप 100% पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है, 100% नहीं निकाल सकते। आपको कितना निकालना है, 84 to 85%,
बस, क्योंकि कह रहा है कि 15% से बिलो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी अमाउंट हो, ठीक है, उसका 15% से बिलो नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर 15% से कम होगा तो क्या होगा, उसके लिए आगे प्रोविजंस में देखेंगे हम, ठीक है, लेकिन फिलहाल उसको कम करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, ये था जब इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट था, जब प्रॉफिट में कमी थी, जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स थे ही नहीं, प्रॉफिट्स कम थे, तो और कंपनी ने लॉस उठाए हैं, तो वही कह रहा है जो अमाउंट आप निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे भाई, ये रिजर्व से निकालेंगे, अपने फ्री रिजर्व से। तो उससे पहले आप अपने लॉस को ख़त्म कीजिए, ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर के बदले में डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। दूसरा कहा उसने कि भाई जो आपका जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक ऑडिटर आता है कंपनी में, वो उसको चेक करता है और उस पर अपनी रिपोर्ट देता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये कमी है, ये सही है, ये सही है। अगर पूरी तरह से सही होती है रिपोर्ट, ठीक है, तो भाई कंपनी के लिए अच्छा ही है, और अगर कमी है तो उसके लिए उसको सुधार करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें 15% से कम नहीं होना चाहिए आपका रिजर्व, ठीक है, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है, जो बैलेंस शीट होगी, ठीक है, उसमें क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी होती है, एक, ठीक है, एक साइड लायबिलिटी होगी, एक साइड एसेट्स होंगे, ठीक है। जो एसेट्स और लायबिलिटी होगी उनको डिक्लेयर करने के लिए कंपनी पहले उसको रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट में उसको चेक कराती है, ठीक है। जो कौन चेक करता है, एक ऑडिटर चेक करता है, ठीक है, उसको ऑडिट करता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अभी आगे देख लेते हैं क्या है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड तो पे करना है कंपनी को, लेकिन किस तरीके से पे करेगी, कौन से तरीके होंगे, कौन से रास्ते होंगे जिनके ज़रिए वो पे करेगी, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि हर कंपनी हर एक शेयर होल्डर्स को लेटर लिखेगी कि भाई हम डिविडेंड दे रहे हैं और अगर आप नहीं आ पा रहे तो हम आपके घर आ जा रहे दे रहे, ऐसा नहीं है ना। तो उसको क्या है, उसको एक तरीका बताया गया। तो कहा गया, देखो एक प्रोवाइजो दिया गया है, ठीक है, और प्रोवाइजो क्या है, एनी डिविडेंड इज पेबल इन कैश, ठीक है, कोई भी डिविडेंड वो कैश में पे किया जा सकता है, मे बी पेड अप बाई चेक का, देखो ये एक चेक के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है, या एक वारंट इशू करके, मतलब एक नोटिस दे करके, या एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, टू द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए हैं वाया डीमैट, ठीक है, और वो जो कहते हैं ना कि परमानेंट मेंबर है वहाँ के, ठीक है, तो उनको भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो पे कराएगा, ठीक है। सेक्शन 123 का सब सेक्शन 3 जो है वो क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के, वो डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, और एट द टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ द अमाउंट जनरल मीटिंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कह रहे हैं कि देखो हर साल के आखिर में हर कंपनी को एक मीटिंग बुलानी होती है, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, इसको एजीएम कहते हैं, ठीक है, एजीएम, ठीक है। जो एजीएम है वो बुलानी है कंपनी को, लेकिन उसके बुलाने से पहले, ठीक है, या तो देखो कंपनी के पास दो रास्ते हैं, या तो वो देखो ये है ईयर, ठीक है, इसका ये मिड है और ये लास्ट है, ठीक है। मान लो वो चाहे तो मिड में अनाउंस कर दे, ठीक है, और मान लो वो चाहे तो लास्ट में, लेकिन लास्ट में कब, जब तक एजीएम होल्ड ना की गई हो उससे पहले, एजीएम होल्ड करने से पहले ही करना है, ठीक है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड हो गई तो फिर आप इंटरिम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 क्या कहता है हमारा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक विद इन 5 days फ्रॉम द डेट of declaration of such dividend, and shareholder can claim dividend within 30 days from the date of depositing। देखो कह रहा है कि सीधी सीधी बात बोल रहा है कि भाई आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है, जो अमाउंट डिक्लेयर किया है आपने, जितना पैसा देना है, जितना परसेंटेज देना है, वो पैसा आप अपने यहाँ से निकालिए और किसी एक शेड्यूल बैंक में, ठीक है, उसमें अलग से सेपरेट बैंक में जमा कर दीजिए, सेपरेट अकाउंट में जमा कर दीजिए और शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज दीजिए, ठीक है। शेयर होल्डर्स को नोटिस मिल गई, अब शेयर होल्डर को ये बता दिया गया कि भाई देखो ये पैसा हमने फला बैंक में जमा कर दिया है, आप जा करके 30 दिनों के अंदर उसको क्लेम कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है।
विद इन 30 डेज शेयर होल्डर्स जाकर के अपना पैसा निकाल सकते हैं डिविडेंड का, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन 123 इसका सब सेक्शन 5 कहता है नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर और हिज ऑर्डर और बैंकर शैल बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश। देखिए कह रहा है कि कोई भी कंपनी किसी भी शेयर के बदले में आपको पैसे नहीं देगी जब तक कि आप कंपनी में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं होंगे। जब आप रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होते हैं तो कंपनी क्या करती है, आपके नाम पे ही वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। आप चाहो तो आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे को बोल सकते हो कि भाई आप वो ले लें, या फिर आपके ऑर्डर पे कंपनी ने किसी को दे दिया, या फिर आपने किसी बैंकर को बोल दिया कि भाई आप मेरे बिहाफ पे मेरा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में सीधा डिपॉजिट कर दीजिए, तो बैंकर ये भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो कैश में नहीं होगा, वो काइंड में ही होगा, मतलब जैसे चेक में होगा, ठीक है, या किसी वारंट से होगा। अब बैंक में दिया है तो बैंक में आप जाकर के डायरेक्ट आप कैश तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर किसी के बिहाफ आपके बिहाफ पे कोई और ले रहा है, ठीक है, तो वो उसको भी दे सकती है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी इसके आगे का जो एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट ये समझ लीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन उसको समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कहा गया कि अगर कोई भी डिविडेंड है, ठीक है, देख लेते हैं ऐसे ही, अगर कोई भी डिविडेंड है वो विद इन 30 डेज, ठीक है, अगर नहीं निकाला गया 30 दिनों के अंदर, कंपनी ने जो बताया है कि भाई 30 दिनों के अंदर आप निकालिए, ठीक है, पैसा निकाल लीजिए 30 दिन के अंदर। अगर आपने 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं निकाले हैं, अगर शेयर होल्डर ने 30 दिन के अंदर पैसे क्लेम नहीं किए हैं, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो कंपनी उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देगी, एक अकाउंट बनाएगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जो डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड अकाउंट जिसके पैसे पेड नहीं हुए हैं, या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट इसके नाम से भी बना सकती है, जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। देखो अब सीधी सीधी बात कहा गया कि इफ़ द डिविडेंड हैज़ नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन टू एनी शेयर होल्डर। मान लीजिए कि 30 दिन के अंदर किसी शेयर होल्डर ने उस अमाउंट को नहीं निकाला, नहीं क्लेम किया है, तो फिर अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन द 3 डेज, ठीक है, विद इन द 3 डेज, विद इन 3 दिनों के अंदर वो अमाउंट क्या होगा, 30 दिन के बाद 3 दिनों के अंदर वो अमाउंट क्या होगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक अनपेड अकाउंट में, ठीक है। तो अनपेड देखो, अब देखो जैसे ही एक्सपायर होगा उसके 3 दिन बाद वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कह रहा है कि अब मान लीजिए जिन्होंने क्लेम नहीं किया तो क्या उनको पैसे नहीं मिलेगा, अब डिविडेंड नहीं मिलेगा, उनको लाभांश नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो आप अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज टू बी पेड, आई एम सॉरी, जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा गया है, ठीक है, अनक्लेम्ड अमाउंट जो है वो क्या होगा, वो 3+7, ठीक है, वो 3+7 डेज में वो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जा करके किसी भी बैंक से पैसे, मतलब आप उस बैंक में, शेड्यूल बैंक में, जिस बैंक में बताया गया है जहाँ पे ये अकाउंट खोला गया है, वहाँ से आप बैंक, जो कंपनी है वो आपके नाम का एक लेटर लिखेगी बैंक को कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, उनकी लिस्ट दे देगी, और लिस्टों में जिनका जिनका नाम होगा उनको वो पैसे इशू कर देगी, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कहता है, सेक्शन 127, ठीक है, सेक्शन 127 क्या बताता है, 127 कहता है कि भाई अगर देखो आपको इतनी सारी कहानी तो हमने सुना दी, लेकिन अगर आपने उसको पूरा नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, आपने उन कंडीशंस में डिफ़ॉल्ट कर दिया, तब क्या होगा, तो कह रहे हैं कि भाई देखो पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, सेक्शन 127 क्या बोलता है, पनिशमेंट बताता है। कैसी पनिशमेंट, भाई आप अगर डिविडेंड देना है आपको, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड देना है, ठीक है, डिविडेंड देना है, आपने दिया नहीं, ये मैंडेटरी होता है, ये ऑप्शनल नहीं है कि भाई आप दो ना दो, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड तो माना कि आप दे ना दे, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा तो दे रहे, लेकिन जो फाइनल डिविडेंड होता है उसको आपको पे करना ही करना है, ठीक है। कह रहा है कि जहाँ पे भाई डिविडेंड डिक्लेयर किया गया और पे नहीं किया गया किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है, और विद इन 30 डेज, जैसे आज आपने डिक्लेयर किया और 30 दिनों के अंदर वो डिविडेंड नहीं हो पाया है, सर लोगों को नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाया है, तो उसके लिए क्या होगा, कह रहे हैं कि जो एवरी डायरेक्टर होंगे, सभी डायरेक्टर को, एवरी डायरेक्टर
एवरी डायरेक्टर शैल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट पनिशमेंट किस टाइप की होगी, फाइन होगा या फिर इम्प्रिजनमेंट होगी, तो दोनों है। दोनों क्या है, देखिए उसको कहा गया कि मिनिमम 2 ईयर्स का, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी उसकी मैक्सिमम 2 ईयर्स, ये एक्सटेंड है 2 ईयर्स मैक्सिमम होगी, ठीक है, 2 ईयर्स मैक्सिमम है। और इसके साथ अलॉन्ग विथ फाइन भी कितना होगा, और फाइन कितना देना होगा इसको, ये एंड है और नहीं है, एंड फाइन 1000 रुपये पर डे, जब तक कि वो कंटिन्यू हो रहा है, डिफॉल्ट कंटिन्यूज अंटिल डिफॉल्ट पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूज, डिफॉल्ट कंटिन्यूज, जब तक डिफॉल्ट है, ठीक है, जब तक रहेगा, हर दिन के हिसाब से 1000 रुपये उसको देने होंगे, ₹1000 पर डे उसको चुकाने होंगे, एज अ फाइन देना होगा, ठीक है। और देखिए कंपनी को भी देना है कुछ ना कुछ, हाँ भाई देना है, कंपनी भी तो होगी लाइबल, कंपनी को क्या होगा, देखो कह रहा है कंपनी को भाई 18% उसको देना होगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किस पे, जो डिविडेंड का अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट, 18%, ठीक है, 18% ऑन डिक्लेयर्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड दिया गया है उस पे आपको 18% सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, जब तक कि वो हर दिन के हिसाब से है ये, ठीक है, नहीं ये पर एनम के हिसाब से है, ठीक है, ये पर एनम के हिसाब से 18% पर एनम, और कब तक के लिए, जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये समझ आ गई बात, देखो इतना तो समझ गए हम, ठीक है, लेकिन इसके लिए कह रहा है कि कुछ केसों में इसको ऑफेंस नहीं माना गया है, ठीक है, किसी केस में इसको ऑफेंस नहीं माना गया है, कुछ कंडीशंस ऐसी बताई गई हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी बताई गई हैं, उस सिचुएशन में अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा, अगर आप डिविडेंड नहीं दे पाते हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा। कब, कह रहा है कि जब मान लीजिए डिविडेंड आपको पे करना है, ठीक है, और पे नहीं कर पा रहे हो किसी कानून की वजह से, कोई ऐसा कानून आ गया है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन की वजह से इतनी उथल पुथल मच गई है कंपनी के अंदर कि जिसकी वजह से आप डिविडेंड नहीं दे पाए हो, ठीक है, तो वो तो भाई आप ऑफेंस नहीं क्रिएट किया, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दूसरा कहा गया वो शेयर होल्डर, किसी शेयर होल्डर ने आपको डायरेक्शन दिया है कि सर मुझे 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 5 साल का इकट्ठा चाहिए डिविडेंड, और भी इस मोड में नहीं, हमको एज अ शेयर में चाहिए, कन्वर्टेबल शेयर में चाहिए या डिबेंचर में चाहिए, कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन की वजह से उसको पेमेंट नहीं हो पा रही है डिविडेंड, ठीक है, तब भी वो कोई ऑफेंस नहीं है। कह रहा कि कोई भी अगर डिस्प्यूट है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, तब भी उसकी वजह से देरी हो रही है, डिविडेंड नहीं पे हो पा रहा है, तब भी वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर लॉफुली एडजस्टेड, ठीक है, अगर कोई भी अगर किसी भी शेयर होल्डर का कोई भी सम ड्यू रह गया है कंपनी के ऊपर, कंपनी को शेयर होल्डर से कुछ पैसा लेना है लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, और अगर उसको लॉफुली एडजस्ट कर रही है डिविडेंड से कंपनी, तो भी उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा और डिविडेंड की देरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और कह रहा है कि कोई और भी अगर वजह होगी फेलियर की डिविडेंड की, जो कि इस स्पेसिफाइड पीरियड में अगर उसको बता दिया गया है कि भाई किस वजह से ऐसा हो रहा है, तब भी उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आज का ये यूनिट 3 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। यूनिट 3 अब कंप्लीट, हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 जो हम डायरेक्टर वगैरह पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अब जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सर, गाइस आप लोग एक छोटा सा मेरा मुझ पर एक एहसान कीजिए, ठीक है, कि आप लोग चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। थैंक यू।